हेलो स्टूडेंट्स, 15 डे एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच विटामिन इज मेड एट ए हायर रेट इन आवर बॉडी। मतलब कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में बनता है। तो ऑप्शन है आपके सामने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन डी इसका आंसर होगा। विटामिन डी का जो फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज होती है, वो जब हमारी स्किन के संपर्क में आती है तो विटामिन डी बनती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं। जैसे जो बच्चे हैं, बच्चों में तो रिकेट्स होता है इससे, और जो अडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टियोमेलिसिया होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। जिप्सम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। रॉक सॉल्ट कंटेन्स विच मिनरल्स। जिप्सम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर है वो सोडियम है। तो सोडियम मतलब एक तरीके का नमक है, NaCl है इसमें। इसमें होने के लिए और भी इसमें खनिज होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये NaCl ही है, तो नमक है। तो सोडियम इसमें मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री वाज अपोजिट टू इंडिया in the final match of 1983 cricket World Cup, in which India earned its first World Cup Champions Trophy title. वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। 1983 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में भारत के सामने कौन सा देश था जिसमें भारत ने अपना पहला विश्व कप चैंपियनशिप खिताब अर्जित किया था। तो कौन सा था इसमें। तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जो हमारा अपोनेंट टीम थी उस वक्त, जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था। और ये जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था ये इंग्लैंड के लॉर्ड्स में हुआ था। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रिसेंटली वेयर वाज द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन इनॉग्रेटेड। जयपुर, गांधीनगर, पटना या लखनऊ। मतलब कि जो भारत ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जयपुर है, गांधीनगर है, पटना है या लखनऊ है। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर है। करंट अफेयर्स का है ये। तो इसका जो आंसर है वो गांधीनगर है। ये जो भारत ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र है ये गुजरात गांधीनगर में बनाया गया है, इसकी राजधानी है। इसमें मतलब इसका यही है कि प्रमोट करना जो स्पोर्ट्स है उसके लिए। अगला है लेटेराइट सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, पंजाब या उत्तर प्रदेश। लेटेराइट मिट्टी जो है वो सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है इसमें वो है कर्नाटका। कर्नाटक में सबसे अधिक पाई जाती है इनमें से। और ये जो लेटेराइट सॉइल है ये उस क्षेत्र में जहाँ पाई जाती है जहाँ पर मैक्सिमम हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल जहाँ पर होता है वहाँ पर ही पाई जाती है। और इसका जो उपयोग होता है ज़्यादातर, एक तो ईंट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे साउथ इंडिया में ही आप देखेंगे कि जो इसका जो जो पाई जाती है अधिकतम यहाँ पाई जाती है। और इसमें जैसे काजू है, कॉफ़ी है, इस तरीके की खेती जो होती है इसमें होती है जो है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो ओंगे नामक निग्रिटो जनजाति है वो किस द्वीप पर पाई जाती है। ऑप्शन है आपके कार निकोबार, उत्तरी अंडमान, छोटा अंडमान या छोटा निकोबार। द निग्रिटो ट्राइब कॉल्ड द ओंगे लिव्स इन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। इनमें से किस में पाई जाती है वो। तो ऑप्शन है इसके कार निकोबार, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान या लिटिल निकोबार। काफ़ी वैसे तो अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन इसमें काफ़ी स्पेसिफिक दे दिया गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका। तो आंसर होगा इसका लिटिल अंडमान, यानी कि छोटा अंडमान में ये ओंगे जनजाति पाई जाती है। और जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके ट्राइब्स के बारे में पूछता है अक्सर। तो इसमें 6 ट्राइब्स पाई जाती हैं, मतलब 6 जनजातियां इसमें हैं। और जो एक तरीके से इसमें जो है वो है आपके ओंगे, तो ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन से पता चल गया। इसके अलावा इसमें अंडमानीज है और निकोबारीज भी है इसमें, और सेंटलीज है, सोमपेन और जारवा। तो ये आपकी 6 जनजातियां
पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और इसमें से जो आपकी अंडमानीज है, ओंगे है, जारवा है और आपकी सेंटलीज है, ये पाई जाती हैं। 4 जनजातियां ये अंडमान में पाई जाती हैं। बाकी निकोबारीज और सोमपेन जो है वो आपकी पाई जाती हैं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। मतलब कि डायरकी जो आई थी भारत में, वो कौन से शासन अधिनियम के तहत आई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है 1892 का अधिनियम, दूसरा है 1909 का अधिनियम, तीसरा है 1919 का अधिनियम और चौथा 1935 का अधिनियम। तो इसमें से कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके तहत डायरकी आई थी, मतलब द्वैध शासन आया था भारत में। तो इसका जो आंसर है वो 1919 का अधिनियम है। इसके तहत द्वैध शासन आया था। द्वैध शासन एक तरीके से राज्यों में आया था, मतलब प्रांतों में आया था। और इसको जो है एक नाम इसका और है, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त जो थे चेम्सफोर्ड वहां पर वायसराय थे और मॉन्टेग्यू गवर्नर थे। तो इस वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इस अधिनियम का नाम है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा ये तो ठीक है, आपको पता ही है कि आप अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये चीज़ है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि राज्यसभा में चुनाव के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आनुपातिक राज्यसभा की बात कर रहा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बहुमत प्रणाली, मिश्रित प्रणाली या जनमत संग्रह। विच सिस्टम इज यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मेजॉरिटी सिस्टम, मिक्स्ड सिस्टम या रिफरेंडम। तो इसका जो आंसर है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके तहत जो है राज्यसभा के चुनाव होते हैं एक तो, दूसरा राष्ट्रपति के चुनाव भी इसी की मतलब इसी के तहत होते हैं, तीसरा उपराष्ट्रपति के चुनाव भी, और चौथा जो है जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं यानी कि विधान परिषद। तो इन 4 जो हमारे चुनाव होते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होते हैं। बाकी जो इलेक्शन होते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। तो ये आप याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका ये सिलेबस का भी एक हिस्सा है। तो इसमें उपभोक्ता, तीसरा व्यक्ति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। हु कैन मेक ए कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन कंप्लेन कर सकता है। एक तो इसमें जो आंसर है उपभोक्ता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी इसमें रजिस्टर्ड सोसाइटी भी कंप्लेन कर सकते हैं और कुछ लीगल सोसाइटीज हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है। वैसे मतलब उपभोक्ता तो वही होता है जो उसको उस सेवा या वस्तु का किसी न किसी तरीके से सीधे संबंधित है उससे, और वही व्यक्ति उसकी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच फॉलोइंग डेट। 22 जून को आया, मतलब सारों में, मतलब सभी में 2005 है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है कि है कौन सा इसमें, और ये पूछने की संभावना है भी, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपके सिलेबस में तो है ही, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछने लायक तो है नहीं, इतना स्कोप बनता नहीं है इसमें, क्या इसमें पूछने लायक है ज़्यादा। तो कम से कम जब इस तरीके की चीज़ों में नहीं होता और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, तो उसकी डेट एटलीस्ट, सभी की डेट तो आपको याद सबकी नहीं करनी है, लेकिन इस तरीके के टॉपिक्स की आप कर सकते हो। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर है वो 12 अक्टूबर 2005, मतलब 12 अक्टूबर 2005 को इम्प्लीमेंट हुआ था और 15 जून को ये 15 जून 2005 को ये पारित हुआ था, मतलब पास हुआ था राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों डेट आप याद रखना, 15 जून 2005 को ये पास हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी क्योर्ड बाय। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर किसी को, मतलब एक्सेस अमाउंट पर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, पॉइजन हो गया उसका, तो उसके लिए क्या है जिससे वो क्योर हो सकती है। ड्रिंकिंग लेमन वाटर, ईटिंग बटर, एक्सपोजिंग द अफेक्टेड पर्सन टू फ्रेश ऑक्सीजन या कंज्यूमिंग मल्टीविटामिन टैबलेट। क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए इसके लिए। नींबू पानी, मक्खन खाना चाहिए, या फिर प्रभावित व्यक्ति को ताज़ी ऑक्सीजन के संपर्क में लाना चाहिए,
मल्टीपल विटामिन टैबलेट का सेवन करना। एक कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें जो आंसर है वो एक्सपोजिंग द अफेक्टेड पर्सन इनटू फ्रेश ऑक्सीजन। तो ये जो है एक तरीके से जब कोई व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, उसको एक कमरे में जहाँ पर उसको प्योर ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जा सकती है, उसमें ले जाके उसको मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करके वो चीज़ें दूर होगी उसकी, मतलब ये जो पॉइजनिंग है। अगला है नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको, इसमें कौन सी फसल यूजफुल है, चावल, गेहूं, फली या मकई। तो इसका जो आंसर है मतलब कौन सी ऐसी है जो नाइट्रोजन को एक तरीके से उसका संग्रहण करती है, फिक्सेशन करती है। तो आंसर है इसका फली, या इसको लेग्यूम्स भी बोलते हैं, जो दाल से रिलेटेड मतलब पल्स फैमिली से जो बिलोंग करते हैं सारी जो फसलें हैं वो आती हैं इसमें। सोयाबीन है, मटर है, इस तरीके की चीजें। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है, मतलब कि ऑटोट्रोपिक बोलते हैं इसको, कौन सा है इनमें, तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा। अब इसमें अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें आपको ये दो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, तितली और टिड्डा जो है, क्योंकि ये किसी न किसी में डिपेंडेंट है। स्वपोषी मतलब जो खुद ही अपना भोजन बना रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसमें आप दो बच गए, मशरूम और शैवाल। तो इसका जो आंसर है वो शैवाल है, क्योंकि मशरूम जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं कर पाता है, इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो शैवाल मतलब एल्गी जो है वो करता है, ठीक है। तो एल्गी इसका आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। तो ऑप्शन है इसमें जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलिन या फिर विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में, और उस क्रिप्स मिशन जब आया था, अब ठीक है वो तो डेट चलो ये भी एक चीज हो गई कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में कब आया था भारत में 1942 में, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ये तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो गया। लेकिन उस टाइम अगर हम जिसका रूल था यहाँ, जिसके हम कॉलोनी थे, उनका प्रधानमंत्री कौन था, ये भी पूछने की गुंजाइश बनती है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका विंस्टन चर्चिल, और ये 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन एक तरीके से जो भारत में आया था वो भारत की सेना के सहयोग मांगने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और ब्रिटेन को जरूरत थी एक आर्मी की भी, मतलब उनके पास तो थी लेकिन एक्स्ट्रा आर्मी की जरूरत थी। तो उसके लिए भारत के सहयोग के लिए आया था, लेकिन उसके बदले जो भारत को देना चाहता था, कई बार ये भी चीज़ें पूछ सकता है, एक तो भारत को डोमिनियन के रूप में वो देना चाहता था एक स्टेट, और दूसरा जो है एक भारत को संविधान भी वो देना चाह रहा था। तो इसलिए संविधान निर्माण में सहायक बनना चाह रहा था वो। तो इस वजह से जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बन जाता है इसका इम्पोर्टेंस जब हम 1942 की बात करते हैं भारत में। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम। मतलब कि भक्ति आंदोलन, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के नेताओं में कौन से ऐसे थे जिनको जो इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। तो वैसे तो बहुत सारे थे, जब भक्ति मूवमेंट भारत में था उस वक्त इस्लाम का भी आगमन, जब भारत में सूफी सेंट आए थे तो उनका इन्फ्लुएंस था जो वो इस्लाम मतलब भक्ति मूवमेंट के बहुत सारे लीडर्स में था, लेकिन इनमें से वो पूछ रहा है तो इनमें से कौन सा था। तो इसमें जो आंसर है वो नामदेव है। इसके अलावा जैसे कबीरदास में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, तुलसीदास भी थे। तो इस तरीके से जो संत थे भारत में उस वक्त भक्ति मूवमेंट के, उनमें था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो ये आपकी क्लास थी आज की, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त है। थैंक यू।